आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है कि उन्हें लगता है कि 6 माह में डिफ़ॉल्ट से तो हम बच जाएंगे, लेकिन वो ये साथ कहते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं मुआशी वो ख़त्म नहीं हुई। इस जून के आखिर तक जो IMF की रकम अगर आई तो उससे फ़ायदा मिलेगा, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़िक्र जो है वो डॉलर्स में बड़े कर्ज़ की वापसी है, और ये कर्ज़ की वापसी अप्रैल 2024 तक होनी है। खुर्रम शहजाद साहब हैं, मईशत के इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, उन्हें आज हमने ज़हमत दी है क्योंकि इस सूरत हाल के साथ साथ डॉलर्स का इशू हुआ पड़ा है। ओपन मार्केट इंटरबैंक में डॉलर नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि IMF ये चाहती है कि मार्केट के ऊपर छोड़ा जाए डॉलर की कीमत को, क्या उसके वो भी बढ़ेगी, और क्या फिर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनकी लीवीज़ में भी इजाफा होगा, तो सूरत हाल होगी क्या महंगाई के हंगाम। उनसे बात कर लें। खुर्रम शहजाद साहब फ़ोन पे हैं सर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो खुर्रम साहब, आप क्या देख रहे हैं? कोई आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही है? देखिए सर, उम्मीद पे तो हमें रहना है। उम्मीद तो देखें होनी भी चाहिए। उसकी वजह ये कि देखें सॉल्यूशंस हैं, और बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो कि लेने चाहिए। वो नहीं लिए तो ऑफ कोर्स एक बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी कौम को, कंट्री को, आवाम को। अगर वो आज ले लेते हैं तो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं होगी, 3 महीने बाद लेते हैं तो इससे शायद 3 टाइम्स बड़ी कॉस्ट हो, और अगर बिल्कुल नहीं लेते तो फिर ऑफ कोर्स बहुत बड़ी कॉस्ट होगी। तो ये तो देखें एक एक गिव एंड टेक है कि आज जो है जो हमारे कोई भी अगर आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट रन करता है तो वो क्या डिसीजन लेता है। आज मिसाल के तौर पे अगर करेंसी को मार्केट वैल्यू पे नहीं लेके आते तो डेफिनेटली वो आने वाले दिनों में हमें जो है बहुत बड़ी कॉस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ मैसिव आउटफ्लोज। जब जब भी आपकी इकोनॉमी खुलेगी, जिस तरह से इंपोर्ट्स अभी बंद की हुई है, अगर आप गैस की प्राइसेस नहीं इंक्रीज करते, मार्केट पे नहीं आते, तो डेफिनेटली वो आपकी जो है वो बहुत बड़ी सब्सिडी आपकी फिस्कल डेफिसिट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका। फिर आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप फिर बॉर्डर्स बंद नहीं करते अफगानिस्तान के साथ तो आपके डॉलर्स पे ऐसे ही इम्पैक्ट आएगा, आपकी इन्फ्लेशन कभी नीचे नहीं जाएगी। देखिए ये तो आपके ऊपर है ना कि डिसीजन आप क्या लेते हैं। तो उम्मीद पर रहना ज़रूरी है, बट उसके साथ प्लानिंग और एक्शन, स्ट्रैटेजी कहते हैं ना, वो कहते हैं ना होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, हिकमत अमली क्या है, तो सब कुछ हल किया जा सकता है, सब कुछ जो है हैंडल किया जा सकता है। मगर करंट अकाउंट खजाना तो कम हुआ है और दरामदात भी कम हुई हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें दरामदात कैसे कम हुई है। दरामदात हमने रोक के कम किए हैं। इकॉनमी जो है एग्रीगेट डिमांड जो है ज़बरदस्ती हमने रोकी एक चीज़, तो वो आपके पास चीज़ें आ नहीं रही हैं। हमने कभी प्लान ही नहीं किया, हमने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया लोकल कैपेसिटीज़ में, हमने कभी प्रमोट ही नहीं किया कि जी एक्सपोर्ट जो है वो ओरिएंटेड पॉलिसी होनी चाहिए। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है अब दुनिया में नहीं होती, अब डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोशन पे जाते हैं। तो हमने किया ये कि हम पहले इंपोर्ट पे लगे रहे और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ आए। अब दुनिया ने आप अगर देखें कि सेंट्रल एशियन एक्चुअली अगर आप एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज को देखें तो उन्होंने किया ये कि 50, 60 और 70 की दहाई में ना इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे गए। पहले इंपोर्ट की चीज़ें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे गए, यानी कि अगर गाड़ी बाहर बनती है तो गाड़ी को यहाँ लाके उसको बना लें। लेकिन ऐसा ऐसा उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी ये तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन तो हाल ही नहीं है। एक्चुअली तो R&D करें आप, एक्चुअली तो चिप खुद बनाएं, इंजन खुद बनाएं। तो किया ये कि इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, तुर्की हो, आपके जापान हो, जर्मनी हो, इन सब ने किया ये कि वो फौरन से जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी की तरफ गया, खुद जो है वो इंजन्स बनाना शुरू किया, खुद जो है वो। लेकिन खुर्रम साहब, ये सरे दस्त तो अब जहाँ हम पहुँचे हैं, सरे दस्त तो हम फिल फॉर तो इस साल में 6 माह के अंदर ये सब कुछ नहीं कर सकते, वो मेयर्स नहीं ले सकते जो उन ममालिक ने ली, उनको टाइम लगा, ईयर्स लगे, और फिर जाके कहीं वो स्टेबल हुए। इस वक्त ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, IMF के साथ मामलात हैं, डॉलर मिल नहीं रहा। तो इस वक्त जो ताजिर है यहाँ पर, बिजनेसमैन है, उसकी परेशानी की नौयत क्या मामूली है या गैर मामूली हो चुकी है? देखिए जी, गैर मामूली हो चुकी है ये तो। अब तो ये कोई सवाल नहीं है कि अब भी जो है सिचुएशन बड़ी कंट्रोल में है और सब कुछ ठीक है और सब कुछ ऑन ट्रैक है। और वो गैर मामूली क्यों है ये भी बताएं। जी देखिए, गैर मामूली तो हमने अभी बात की ना कि आप अगर इंपोर्ट्स को ज़बरदस्ती रोकेंगे और करेंसी को ज़बरदस्ती रोकेंगे और IMF से बात नहीं करेंगे और डिसीजंस वो नहीं लेंगे जो आपको लेने चाहिए, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के डिसीजंस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अभी से करें, वो भी करने चाहिए, वही उसी वजह से हाल हुआ है हमारा। तो प्रॉब्लम ये कि अगर आप इकोनॉमी को ज़बरदस्ती रोकेंगे ना तो आपकी ग्रे मार्केट क्रिएट हो जाएगी, आपकी जो है वो स्मगल मार्केट क्रिएट हो जाएगी। आप देखें गोल्ड कहाँ चला गया, आप देखें रुपी जो इनफॉर्मल मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो कहाँ चला गया, आप देखें बॉर्डर्स आपकी जो है वो कितने ज़्यादा खुल गए हैं, स्मगल प्रोडक्ट्स कितनी आ रही हैं, इंपोर्ट तो आप नहीं रोक पा रहे। तो इस वजह से जो फॉर्मल बिजनेसमैन है ना, जो फॉर्मल इकोनॉमी है, फॉर्मल जो है आपका सेक्टर है या इंडस्ट्रीज जो है वो परेशान हो गई हैं कि जी हम टैक्स भी दे रहे हैं
और हमें एक्सेस भी नहीं हो रही करेंसी की, हम इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे अपने रॉ मटेरियल, और हमारे पास बिजनेस भी गिर गया है, डिमांड भी गिर गई है। तो ये परेशानी जो है इस वक्त जो है वो लाक है हमारे डॉक्यूमेंट सेक्टर को। अब मैं आपको ये बताता हूँ 4-5 स्टेप्स हैं, वो ले लें तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती है। नंबर 1, सबसे पहले अपने बॉर्डर सील कर दें आप अफगानिस्तान के साथ। सबसे पहले आप यकीन करें आपकी महंगाई में बहुत हद तक कमी आ सकती है। आटा, चीनी, दालें, खुर्रम साहब, ये तो बार बार कहा जा रहा है, वजीर खजाना तो कह रहे हैं कि आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, होते नहीं कर ना, चुके हैं। होते नहीं शामी साहब, और शायद नहीं, वो प्रायोरिटी पे करना है ना हमने। प्रायोरिटी देखें, आप मुझे बताएं कि आज भी अगर आप जोड़िया बाजार चले जाएं या लाहौर के राकली मार्केट जाएं या 3-4 बड़ी मार्केट्स में जाएं, आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रही हैं ये बताएं। क्या इतना हम ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं कि जी गोल्ड की मार्केट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, रियल एस्टेट मार्केट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, रिटेल के मार्केट में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। प्रोडक्ट तो आ रही है, कैसे आ रही है प्रोडक्ट? अब तो हमने बाढ़ भी लगा दी है डॉलर की ओपन मार्केट में। मेरा क्वेश्चन है शामी साहब, पहले की तरह का पोरस बॉर्डर भी नहीं रहा। कैसे आ रही? जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि डॉलर की ओपन मार्केट में जो डॉलर्स है ना, उसकी डिमांड कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है मुझे बताएं, क्यों आ रही है और वो कहाँ से पूरी हो रही है? ये कोई सवाल नहीं करता। सीधी सी बात है कि उसमें आपकी, अगर आप इंटरबैंक में कदगन लगा देंगे, इंटरबैंक में आप रेट को ऊपर नहीं जाने देंगे ज़बरदस्ती, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है ना आपका इस तरफ आएगा, स्पेकुलेटिव इकोनॉमी की तरफ। आप देखिए ये बहुत बड़ा जाइंट है हमारे में। आपको पता तो हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कोई $150 बिलियन की एस्टिमेटेड इकोनॉमी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, कैश इकोनॉमी है। आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, आपने टैक्सेस में नेट में नहीं लेकर आए, आप एक्सपेंडिचर्स में उनको नेट में नहीं लेकर आए, आप जो है उन पे उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। तो आज ये हाल है कि अगर आप एक तरफ इकोनॉमी को, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को रोकते हैं तो वो एकदम से आपके गोल्ड में जाते हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, स्मगलिंग के लिए तरफ चले जाते हैं। तीसरी बात ये कि आप IMF के पास क्यों नहीं जाते? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट IMF ही है। अगर आप आज ही नहीं जाएंगे, 2 महीने बाद जाएंगे, तो 3-4 टाइम्स ज़्यादा पेन आपको झेलना पड़ेगा। करना आपने वही है, क्योंकि ना आपको लेंडर पैसे दे रहा है ना इन्वेस्टर पैसे दे रहा है। तो आप रियलाइज क्यों नहीं करते कि मेरे दोस्त भी मुझसे कह रहे हैं कि भाई पहले एक बंदे से आप साइन करवा के, मगर बार बार ऐलान तो हो रहा है, वजीर आजम भी कह रहे हैं, वजीर खजाना भी कह रहे हैं कि IMF से हम जाएंगे, बात करेंगे, हम प्रोग्राम में रहेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐलान तो किया जा रहा है सर। ऐलान होता तो अभी तक IMF आपके साथ ऑन बोर्डेड होता और आपको $1.5 बिलियन की ट्रांच दे चुका होता, और आपके पास जो सऊदी अरेबिया है और चाइना है वो रोल ओवर कर चुके होते, और एक और आपको एक ट्रांच मिल चुकी होती है अभी तक। तो इसका मतलब यह है सुहेल साहब कि गोया सादा लफ्ज़ों मतलब यह है कि उन मेयर्स को लेने में हमने ताख़ीर का मुज़ाहरा किया है और इसी वजह से फिर हमारे अगले मामलात हल नहीं हो रहे, और इसी वजह से अब जब हमने नई मेयर्स लेनी तो पहले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। जी, तीन स्टेप्स ले लें, 3 स्टेप्स ले लें। एक, अगर आप IMF अगर ऑनबोर्डेड होता ना, तो आपने कल $1 बिलियन की कमर्शियल बैंकों की जो है ना वो ट्रांच पे की है, वो नहीं पे करनी पड़ती, रोल ओवर हो जाती। तो देखिए, एक डिसीजन डिले करने से 4 डिसीजन और आप जो है ना वो ख़राब कर देते हैं, और सिचुएशन एक्सपोनेंशियली ख़राब होती है। लीनियर उसका इम्पैक्ट नहीं होता, एक्सपोनेंशियली ख़राब होती है, ओवरनाइट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहना ये है कि सबसे पहले करेंसी को मार्केट वैल्यू पे ले आओ। देखें, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, 10% करना पड़ेगा। 10% का मतलब ये कि आज अगर इंटरबैंक में डॉलर का रेट 226 से 228 है, तो ये बढ़ के 240, 245, 246 हो जाएगा, जो कि एटलीस्ट फिर जो ओपन मार्केट है ना उनको मौका नहीं मिलेगा स्पेकुलेट करने का। जब स्पेकुलेट करने का मौका नहीं मिलेगा, एक्सचेंज कंपनीज भी कहेंगी हाँ यार अब तो डॉलर जो है वो ओपन इसमें इंटरबैंक में भी जो आ चुका है, तो वो स्पेकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो एक हल तो आपका मसला हो जाएगा, एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस आपकी फिर बैंक के थ्रू आना शुरू हो जाएंगी। आपको पता है हुंडी की मार्केट $1.7 बिलियन की जो है ना वो एस्टिमेटेड नंबर है। $1.7 बिलियन पिछले 3 महीने में ये हुंडी मार्केट क्रिएट हो चुकी है आपकी। मैं ओवरऑल साइज नहीं कह रहा, सिर्फ 3 महीने में आपने $1.7 बिलियन जो है वो हुंडी की मार्केट क्रिएट कर दी है। तो क्यों कर रहे हैं क्रिएट, क्यों नहीं इनको बैंकिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं? सीधी सी बात है, मैं रेमिटेंस बाहर से भेजूंगा और 226 रुपये मुझे बैंक देगा और 270 रुपये 260 रुपये मुझे ओपन मार्केट वाला देगा, तो मैं क्यों भेजूंगा बैंक? बिल्कुल, एक्सपोर्टर भी यही करेगा कि आप 226 वहाँ पे दे रहे हैं, वहाँ पे 260। ये डार साहब की एक स्टेटमेंट थी कि जी नहीं वो $4.5 अरब नहीं रह गए हमारे रिजर्व, बल्कि 10 हैं, क्योंकि 6 अरब जो बैंकों में पड़ा है वो भी हमारा ही है। ये बात दुरुस्त है? इस पर कोई बिलीव करेगा? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखें, ऑल्दो ये टेक्निकली जो है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये कि डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, ये जो बैंकों में होता है ये डिपॉजिटर्स का पैसा होता है। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया गया। उसकी वजह ये कि मेरा नहीं ख्याल कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये समझ नहीं आती होगी कि ये जो हिस्सा है ये डिपॉजिटर्स का। उनका शायद कहने का मतलब ये होगा, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन शायद कहने का मतलब ये होगा कि जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो भी डॉलर्स है तो मुल्क के अंदर ही है, यानी कि हमारे पास टोटल डॉलर
फ्लो है वो टोटल इतना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, स्टेट बैंक क्या करता है कि ये स्वैप करता है, यानी कि स्टेट बैंक को जरूरत होती है तो बैंकों से डॉलर्स लेके अपनी जरूरत पूरी करता है। तो मेरे ख्याल में जो स्टेट बैंक के रिजर्व है वही आपको कंसिडर करने चाहिए कि यही हमारे रिजर्व है, बैंकों के रिजर्व को कंसिडर नहीं करना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। खुर्रम साहब, हमारे यानी इमरान खान साहब का तो मुतालबा ये है कि इलेक्शन करा दीजिए, वो बुनियादी ज़रूरत है, उसके बाद ही इकॉनमी दुरुस्त होगी। सर मैं ये कहूँगा कि घर में जब आपके पास खाने को नहीं होता है, घर में पहली चीज़ ये होती है कि जी आप पहले अपना ब्रेड अर्नर जो है वो लेकर आएँ, कैसे आप अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करें। बाद में ये सोचें कि सारे भाई मिलके बड़ा भाई कौन सा होगा, छोटा भाई कौन सा होगा, इलेक्शन करवाएं कि जी इनमें से किस भाई को आपने प्रेसिडेंट बनाना है। मेरे ख्याल में सब भाइयों को मिलके ये करना है कि इस वक्त इस घर का जो है ना वो स्टेक जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और चैलेंजिंग है। तो इस घर की पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इलेक्शन कहीं नहीं जाते। मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो अगर हम गए ना तो 3-4 महीने उसमें लगेंगे। एक कॉस्ट है, $200 मिलियन की कॉस्ट है इलेक्शन रन करने की। वो हम कहाँ से लाएंगे? नोट छापेंगे, डेट अपने मजीद कर्जा लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो इनिशियल हमारा हाल है वो स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी है, वो कोई भी लेकर आ जाए, वो सारे बिल के एक जगह बैठेंगे जी कोई भी एक। तो आप पहले सियासत को क्या मशवरा देंगे? मिल बैठने का ही कह रहे हैं, यानी मिल बैठे, यूनिटी सर, सब बैठे सब। देखें मैं लास्ट पॉइंट मेरा ये कि 3 ऐसे एरियाज हैं जिससे इस मुल्क की यह हाल हुआ है। नंबर 1 आपकी कर्जे लिए सबने, सेकेंडली सबने एनर्जी का जो है ना उसमें कंट्रीब्यूट किया एनर्जी क्राइसिस में। तीसरा फिस्कल डेफिसिट, किसी ने सही रेवेन्यू नहीं इकट्ठा किया, किसी ने सही खर्चे नहीं किए। ये तीनों ने सबने मिलकर किया, एस्टैब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, सबने मिलकर किया। तो क्यों नहीं मिलकर इसका हल निकालते हैं, पिटी पॉलिटिक्स से निकलें और मुल्क की स्टेबिलिटी की बात करें, फिर इलेक्शंस भी कर लें। जाते जाते हमें ये बताएं, तो बड़ा उम्दा आपने तजवीज़ दी कि अवाम जब भी हम बाहर जाएं, मार्केट में भी जाएं, सर्वे भी करें, लोग ये पूछते हैं कि हमें मशवरा दें करना क्या चाहिए इस सूरत हाल में जबकि इकॉनमी इस हद तक तनज़ुली का शिकार है। तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट क्या एडवाइस करें कि आम शहरी को इस सूरत हाल में वो क्या सोचे और क्या करे? सर मैं ये कहूँगा कि जो आपकी अर्निंग्स हैं, जो आपकी सेविंग्स हैं, उन खर्चे अपने कम कर दें। जो आपकी स्पेंडिंग है, पहले बात थी कि खर्चा एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास को तो बेचारे को बचता कुछ नहीं है। जो भी बचा सकते हैं बचा के पास रखें, बैंक में रखें, कहीं भी रखें, लेकिन बचाएं, खर्चा कम करें, क्योंकि अगले 6-8 महीने बहुत टफ हैं। जितना खर्चा कम करेंगे सेविंग ज़्यादा करेंगे, अपने पास जो है वो इस्तिताअत होगी मुश्किल वक्त को जो है सहने की। तो मेरे ख्याल में वो प्लानिंग करें तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका।